नमस्कार दोस्तों, स्टेट टॉक विद नितिन मलिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, मिडिल क्लास का एक ही सपना होता है, अपना एक मकान हो, अपनी छत हो, अपना आसमान हो, अपनी ज़मीन हो। अगर वो ना हो, एटलीस्ट एक फ्लैट हो। अब बड़े शहरों में तो आप मकान प्लॉट की सोच भी नहीं सकते। छोटे शहरों में अब प्लॉट लेना भी मुश्किल होता जा रहा है। और आप लोगों ने ज़रूर अपने परिवार में ये बात कभी ना कभी की होगी या सुनी होगी अपने अपने बड़ों बूढ़ों से कि यार वो एक प्लॉट मिल रहा था 3 लाख का कुछ साल पहले, काश मैं ले लेता, आज वो 30 लाख का हो चुका है। एक 10 लाख का प्लॉट था, आज वो 60 लाख का हो चुका है। और इसी झोल झमेले में एक मिडिल क्लास का आदमी अपने पैसे बचाता रहता है। सैलरीड क्लास का आदमी, सी या बी ग्रेड का सरकारी कर्मचारी या एक छोटी सैलरी वाला एक प्राइवेट काम करने वाला इंसान। और वो जब भी मार्केट में पैसा लेके जाता है तो पता लगता है कि भाव तो बढ़ गए। जो 50-60 लाख का प्लॉट था वो 90 लाख का हो गया। अब जब तक वो 90 लाख जमा करेगा डाउन पेमेंट के साथ, तब तक वो 90 लाख से 1 करोड़ 20 लाख पे पहुंच चुका होगा। तो ये एक विशेष साइकिल चला आ रहा है। जानते हैं इस पूरे साइकिल की मेन जड़ क्या है? कोई बोलेगा सप्लाई और डिमांड है, कोई बोलेगा मतलब ज़मीन की सप्लाई है कम, डिमांड है ज़्यादा। नहीं, ऐसा नहीं है, राइट। कोई बोलेगा कि प्राइसेस हाई हैं। प्राइसेस हाई हैं ऑब्वियसली, बट क्यों हाई हैं? इसका मेन रीज़न दोस्तों एक ही है, ब्लैक मनी, करप्शन का पैसा, भ्रष्टाचार का पैसा, काला धन। जी हाँ, रियल एस्टेट नंबर वन ऐसा सेक्टर है जिसमें ब्लैक मनी भर भर के जाता है दोस्तों, भर भर के। और यहाँ पे एक आम कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, चाहे वो छोटा मोटा जेई है, जेई जो पैसे नहीं लेता है, टीचर जो 20-30 हज़ार 50 हज़ार की सैलरी कमाता है, राइट। कोई और भी बहुत सारे BC ग्रेड के कर्मचारी हैं दोस्तों, जहाँ पे किसी तरह का ब्लैक मनी आने की उम्मीद भी नहीं है। और मैं ये मान के चलूँगा भाई सरकारी कर्मचारी है, वो एक नॉर्मल सैलरी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्या अपनी उस सैलरी में वो मकान ले सकता है? तो सच यही है, कड़वा सच यही है दोस्तों कि ना तो आपके फादर ले पाए थे, ना आप ले पाएंगे। और जिस सर्कल में हम घूम रहे हैं, आपके बच्चे भी नहीं ले पाएंगे। उसका रीज़न है काला धन। अब काला धन दोस्तों रियल एस्टेट में कैसे आता है, ज़रा उसके बारे में बात करते हैं आज। और ये मत सोचिएगा हम सिर्फ प्रॉब्लम की बात करेंगे दोस्तों, हम सॉल्यूशन भी निकालेंगे इसके अंदर। सॉल्यूशन कैसे? पहले प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं, फिर सॉल्यूशन पे आते हैं। अब आज आप एक कर्मचारी हो जो सैलरी लेता है हर महीने 50, 70, 80 हज़ार रुपये, राइट। थोड़े बहुत खर्चे बचा के आप 20-30 हज़ार बड़ी मुश्किल से आप बचा लेते हो। साल के 3-3.5 लाख अपने निकाले, सेव करे, ऐसे कुछ साल जोड़े। आपने एक मकान देखा, मकान उनसे बात हो गई कि हाँ ये मकान मुझे पसंद है। वो मकान है 90 लाख का। अब 90 लाख के लिए आप तैयारी करने में जुट गए कि अब मुझे 90 लाख जोड़ने हैं, थोड़ा बहुत लोन लूँगा, काम हो जाएगा। अब उसी तरफ एक बिजनेसमैन है जो बिज़नेस करता है, जिसकी कमाई है साल की 10 करोड़। जी हाँ, 10 करोड़। अब बिजनेसमैन अगर 10 करोड़ पे टैक्स देगा अपना, क्योंकि टैक्स तो उसको भी देना चाहिए, आप भी दे रहे हैं, सैलरीड क्लास। अब जब वो टैक्स देने की सोचेगा, उसको लगेगा यार 10 करोड़ पे 3 से 4 करोड़ तो मैं टैक्स ही भर दूंगा, ये तो बहुत ज़्यादा टैक्स है। तो वो क्या करेगा, उस 10 करोड़ को छुपाने की ट्राई करेगा। वो झूठे मूठे खर्चे बनाएगा, लॉस दिखाएगा, सैलरी दिखाएगा, मैंने ये फर्नीचर ख़रीदा, यहाँ पे ये रिपेयर हो गया, ये ख़राब हो गया, ये जल गया। और इसमें CA उनकी पूरी हेल्प करते हैं। और आखिर में वो 10 करोड़ में मुश्किल से 20-50 लाख रुपए टैक्स देके बाकी सारा पैसा वो ब्लैक मनी में कन्वर्ट कर लेगा। ब्लैक मनी वो है जिसको वो सरकार को दिखा नहीं सकता, जिसको वो बैंक में डाल नहीं सकता। अब इतना सारा पैसा 10 करोड़ पे 4 करोड़ तो उसने बचा लिया अपना टैक्स, 3 से 4 करोड़, राइट। अब उसको उसे कहीं खर्च भी करना है। अब 4 करोड़ प्लस वो 6 करोड़ अलग से जो उसके पास बचा हुआ है, वो 10 करोड़ का ऐसा दिन वो कोई सब्जी भाजी खरीदेगा या कार खरीदेगा, कितना खरीद लेगा? अब उसको मोटा इन्वेस्टमेंट चाहिए
जिस पे 10 करोड़ पे भी उसको रिटर्न आए। यूजली एक इलीगल आदमी जो जो बड़े लेवल पे क्राइम कर रहा है वो ब्लैक मनी को यूज़ कर सकता है ड्रग्स में, हथियार खरीदने में, गलत कामों में, टेरर फाइनेंसिंग में। बट एक हम यहाँ पे नॉर्मल बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं, वो इन सब चीज़ों से दूर है होपफुली। तो वो क्या करेगा, वो रियल एस्टेट की तरफ मुड़ेगा। अब वो जो कर्मचारी, गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी, अपर मिडिल क्लास का आदमी जो 90 लाख का मकान लेना चाह रहा था या प्लॉट लेना चाह रहा था, राइट, वो उसके लिए पैसे जोड़ रहा है। और इधर से ये गरीब आदमी, अमीर आदमी, बिजनेसमैन उस बिल्डर के पास जाएगा जहाँ पे वो मकान बन रहे हैं या वो प्लॉट जो बेच रहा है, उसको बोलेगा भाई तू मुझे ये 4 प्लॉट दे दे, 4 प्लॉट तू मुझे दे दे और इसका तू 4 करोड़ ले ले। अब बिल्डर तो या जिसकी ज़मीन है वो तो खुश हो जाएगा, भाई बहुत बढ़िया है, तो मेरा तो मुझे तो इसको बना के मैं आगे और प्रोजेक्ट बनाऊंगा, इकट्ठे मेरे 4 फ्लैट बिक रहे हैं, 4 मेरे प्लॉट बिक रहे हैं। अभी हम फ्लैट की एनालॉजी लेके चलते हैं, मान के चलिए थोड़ा इजी रहेगा समझाने में। तो बिल्डर एक बिल्डिंग में फ्लैट बना रहा है, आप एक फ्लैट लेने जा रहे हो 90 लाख में। अब बिजनेसमैन आ गया, वो कह रहा है कि मुझे इकट्ठे 6 फ्लैट दे दो, 4 फ्लैट दे दो। अब 6 फ्लैट मान लो उसने डील कर लिया, 6 करोड़ उसने उसको दे दिया। अब 6 करोड़ में उसने, अब 6 करोड़ वो देगा, उस पर कोई डिस्काउंट भी लेगा। तो उसने क्या किया, 6 करोड़ पे उसने 8 फ्लैट ले लिए। अब जो फ्लैट पहले 70-80 लाख का था, राइट, वो 8 करोड़ में उसने 6 फ्लैट ले लिए। बिल्डर की बल्ले बल्ले हो गई, उसके पास अचानक पैसा आ गया जिससे वो 10 जगह और बिल्डिंग खड़ी कर सकता है और प्रॉफिट कमा सकता है। इधर जो गरीब आदमी था, मिडिल क्लास आदमी था, वो पैसा लेके गया, उसने बोला भाई मेरा मकान है, ये लो डाउन पेमेंट, मैं रेडी हूँ। तो वह बिल्डर क्या बोलता है, भाई साहब अब ये 90 लाख में नहीं मिलेगा, अब इसकी कीमत 1.25 करोड़ हो गई है, क्योंकि इस बिल्डर के 6 से 8 फ्लैट तो ऑलरेडी बिक चुके हैं, राइट। अब उसे कोई जल्दी नहीं है, अब वो वेट करेगा, भैया और मैं बड़ी प्राइस पे निकालूंगा इसको मैं। अब उसके पास ही वो ब्लैक मनी है बिल्डर के पास, वो उस ब्लैक मनी को दूसरे प्रोजेक्ट में लगाएगा। अब ब्लैक मनी पे कोई टैक्स नहीं देना, उधर वो 6 करोड़, पहले उसने 10 करोड़ का 4 करोड़ बचाया टैक्स पहले बिजनेसमैन ने, और 6 करोड़ पे जब मकान लिए उस पर उसने टैक्स बचाया, क्योंकि रजिस्ट्री तो सर्कल रेट पे हुई है। अब सर्कल रेट तो सरकार जो करती है वो बहुत ही लो होता है। तो कुल मिला के फ्लैट, जिस बिल्डिंग में 10 फ्लैट थे, 6 से 8 फ्लैट एक आदमी ले गया, 2 फ्लैट बचे हैं। अब 2 फ्लैट में वही सप्लाई डिमांड वाला पॉइंट आ जाएगा, ऊपर से बिल्डर ने भी रेट बता दिए, तो प्राइस तो अपने बढ़ने हैं। और अगर यही है बिजनेसमैन अगर अपना टैक्स पूरा भरता, राइट, अगर ये अपने समय पे टैक्स भरता और कोई बेईमानी ना करता, तो वो 10 के 10 फ्लैट अवेलेबल होते, चांसेस हैं। और वर्स्ट के सिनेरियो 90 लाख के 95 लाख हो जाते, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना था। जो मिडिल क्लास आदमी किसी तरह से अफोर्ड कर लेता, 4-5 लाख और से, जहाँ 90 लाख लगा रहे हैं, 30 लाख का लोन उठाया, 60 लाख मैं जेब से डाल रहा हूँ। अब उस बेचारे को 30 लाख और जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि 90 लाख से 1 करोड़ 20 लाख का हो गया फ्लैट। 30 लाख का मतलब है भैया अभी भूल जाओ मकान को, घर बैठो शांति से, नहीं ले सकते अभी। जहाँ ले सकते हैं वहाँ हमें लेना नहीं है, जहाँ पे लेना चाहते हैं वहाँ पे प्राइस बढ़ गया है। अब प्राइस इसलिए नहीं बढ़ा कि कोई ज़्यादा बायर आ गए हैं, प्राइस इसलिए बढ़ गया क्योंकि काला मनी आ गया, ब्लैक मनी आ गया है, काला धन आ गया रियल एस्टेट में। तो दोस्तों रियल एस्टेट के अंदर ये जो ब्लैक मनी की एंट्री होती है ना, ये आम आदमी की कमर तोड़ देती है। यही एक वजह है कि कभी भी मकान लेने जाओ, राइट, आपको मकान नहीं ले पाओगे विद ओनली वाइट मनी। अब आपको याद होगा जब 2017 में डीमोनेटाइजेशन, 2020 में कोविड आया था, उससे पहले 2017 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था, उन दोनों टाइम पे काफ़ी प्राइसेस गिरे थे प्रॉपर्टी के। क्यों गिरे थे प्रॉपर्टी के प्राइस? डीमोनेटाइजेशन के दौरान ब्लैक मनी सारा ब्लॉक कर दिया गया था एक बार के लिए, तो मार्केट में ब्लैक मनी था ही नहीं। जो ब्लैक मनी लोगों के पास था वो सारे नोट तो डीनोटिफाई हो चुके थे, तो प्राइस धड़ाम से गिरे। क्यों? मार्केट से अचानक ब्लैक मनी निकल गया। सेम 2020 में कोरोना के दौरान भी हुआ था। उस टाइम इसलिए हुआ क्योंकि सारी एक्टिविटी रुक गई, फाइनेंशियल एक्टिविटी। अब जिनके पास वाइट मनी था वे तो यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक मनी तो जनरेट ही नहीं हो पा रहा है नया।
प्राइसेस फिर से गिर गई। तो दोस्तों, एक आम आदमी के मकान ना खरीद पाने का जो सपना है वो इसलिए अधूरा नहीं हो रहा कि उसमें कोई कमी है या वो ज़्यादा पैसे नहीं कमा पा रहा, वो सही अमाउंट पे पैसे कमा पा रहा है सही तरीके से, बट ये ब्लैक मनी आके उसका सारा गेम बिगाड़ रहा है। और सरकार भी उस पर पूरी तरह से लगाम नहीं कस पा रही है। मे बी इंटेंशन अच्छा होगा, हालांकि मैं तो ये मानता हूँ और खुला बोलता हूँ दोस्तों, चैलेंज करके आप चेक कर सकते हैं अपने अपने शहरों में, जितनी भी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी हैं आपके शहर में, कोई शहर ले लीजिए आप, दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, नोएडा, छोटे शहर ले लीजिए आप, चंडीगढ़, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, सूरत, अहमदाबाद, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोई शहर उठा लीजिए, टियर 2, टियर 3, टियर 1, मेट्रो सिटी, आप एक बात हर जगह कॉमन पाएंगे, जितने भी ये पॉलिटिशियन हैं या फिर बाहुबली हैं, इनका रियल एस्टेट पे कब्जा होता है। आप अपने शहर में देखिएगा, मॉल किसका है, किसी ना किसी एमएलए एमपी का होगा। बड़े हॉस्पिटल किसके हैं, एमएलए एमपी के हैं। स्कूल किसके हैं, एमएलए एमपी के हैं, या वो शेयर होल्डर है वहाँ पे। और वो सब इतना कैसे बिल्ड कर पाते हैं, उनमें कोई सुरखाव के पंख नहीं लगे हुए हैं, वो ब्लैक मनी से इतना कुछ खरीद पाते हैं दोस्तों। और ज़मीन हो जाती है कम, अब 2 फ्लैट बच गए, 2 प्लॉट बच गए, उस पर 100 खरीदने वाले हैं, इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है डायरेक्टली। और ये दोस्तों मैं सच बता रहा हूँ, एक आम आदमी, क्योंकि मैं उठता बैठता हूँ, मेरा सर्कल ऐसा ही है जिसमें काफ़ी सारे सरकारी कर्मचारी हैं, काफ़ी सारे प्राइवेट भी कर्मचारी हैं, राइट, जो ठीक ठाक एक डिसेंट अर्निंग कमा रहे हैं, बट जब उनको अपना मकान लेने का वक्त आता है तो वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, क्योंकि प्राइसेज ही इतनी ज़्यादा हाई हैं। ये कभी प्राइसेज को कम आने ही नहीं देंगे ये काला धन वाले लोग। मैं जैसे एक सरकारी कर्मचारी हैं, जूनियर इंजीनियर हैं हरियाणा सरकार के अंदर, संदीप धनखड़ जी, मेरी उनसे भी मुलाकात हुई थी लास्ट टाइम, यही बातें चल रही थी कि काला धन कैसे रियल एस्टेट को मतलब दीमक की तरह खा रहा है, आम लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। तो उसी टाइम ये डिस्कस हमारा हुआ और ये एक सोल्यूशन उस टाइम हमने भी सजेस्ट किया, उनकी तरफ से आया था कि ऐसा कुछ होना चाहिए कि जैसे सरकार हर शहर में, हर स्टेट में, गवर्नमेंट लेवल पे आप प्रॉपर्टी टैक्स को फिल इन करते हो दोस्तों। तो प्रॉपर्टी टैक्स हर साल आप भरते हो, सरकार के पास आपकी सारी डिटेल है प्रॉपर्टी टैक्स की, राइट। तो अब सरकार अगर ये और कर दे कि भाई प्रॉपर्टी टैक्स के साथ साथ जो प्लॉट की या फ्लैट की जो खरीद फरोख्त होगी, बाय और सेल, वो भी ऑनलाइन सरकार के थ्रू ही होगा। अब आप बोले कि वो तो ऑलरेडी सरकार के थ्रू हो रहा है, पटवारी के पास जाओ, तहसीलदार के पास जाओ, कोर्ट में जाकर रजिस्ट्री करवाओ, राइट। तो फिर अलग क्या बता रहे हो नितिन आप, मैं समझाता हूँ। अभी करंटली क्या हो रहा है दोस्तों कि मैं एक बायर हूँ, आप एक सेलर हैं, हम दोनों ने आपस में मिले, मैंने इंटरेस्ट दिखाया आपके प्रॉपर्टी में, आपने मुझे बोला कि नितिन मैं 50% लूँगा वाइट, 50% मैं लूँगा ब्लैक मनी, या मैं आपको बोलूँगा जो बायर, भाई मैं तो 50% वाइट ही दे सकता हूँ, बाकी 50% मैं तो ब्लैक में दूंगा। तो हम क्या करेंगे, जो सर्कल रेट है, जो 50% की अमाउंट के अराउंड ही है, उतनी ही जाके वहाँ पर रजिस्ट्री करवा देंगे अदालत के अंदर, कोर्ट के अंदर, रजिस्ट्रार के पास, और बाकी 50% आपको मैं कैश दूंगा, जो आप भी किसी और गलत जगह पे घुमाओगे फिर, बिकॉज वाइट मनी तो आप है नहीं वो जिसको आप दिखा दोगे कहीं भी। अभी तो ये करंट सिनेरियो, राइट, ये सबको पता है रजिस्ट्री का सिस्टम। अब इसमें एक माइनर ट्वीक बट इम्पोर्टेंट ट्वीक कर दिया जाए अगर, कि सरकार जो उनका पोर्टल है जहाँ पे आप प्रॉपर्टी टैक्स की सारी डिटेल होती हैं कि ओके ये प्रॉपर्टी आईडी है, टैक्स ये ऑनर का नाम है, ये घर का नंबर है, राइट, इतना टैक्स बनता है साल का, पूरी डिटेल ऑलरेडी है सरकार के पास। बस सरकार को इसमें क्या करना चाहिए कि वो एक ऐसा प्रावधान लाएं कि आप अपनी जो प्रॉपर्टी की प्राइस है उसको आप ऑनलाइन ही सेल करो उसी पोर्टल के थ्रू। अब आपका सवाल आएगा कि सरकार बेचने खरीदने में क्यों घुस रही है, राइट, बाय सेल के काम में सरकार क्यों आ रही है आड़े में। भाई सरकार तो पहले से बीच में है यार, सरकारी तो बीच में आती है, दोनों का कॉन्ट्रैक्ट करवाती है रजिस्ट्री के थ्रू। बस सरकार का वो काम क्या है, मैनुअल ना करके ऑनलाइन करना है। अब आप बोलेंगे ऑनलाइन करने से डिफरेंस क्या आ जाएगा, मैं बताता हूँ।
दोस्तों डिफरेंस ये आएगा, एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेते हैं कि मैं एक बायर हूँ, आप एक सेलर हो, आपको एक मकान बेचना है, राइट। तो अभी आप क्या करोगे, आप उसी पोर्टल पे जाओगे जहाँ पे आपका लॉगिन होगा, प्रॉपर्टी टैक्स आप जहाँ से फिल करते हो, आपका लॉगिन होना मस्ट होना चाहिए। जो प्रॉपर्टी का ओनर है उसको वहाँ पे पोर्टल पर रजिस्टर होना चाहिए, पूरी प्रॉपर्टी की डिटेल हो, जो आई बिलीव ऑलरेडी होंगी, बिकॉज उसी के थ्रू वे लोग टैक्स भी चार्ज कर रहे हैं, भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल म्यूनसिपल गवर्नमेंट जो स्टेट टैक्स चार्ज करती है आपसे, राइट। तो वहाँ पे जाके आप अपना, अगर आपको बेचना है, आप अपनी प्राइस बताओगे वहाँ पे कि मैं इस प्राइस पे बेचूंगा। आपको अपनी सेलिंग प्राइस रिवील करनी पड़ेगी पोर्टल पर जाके। जी हाँ, अब अगर सर्कल रेट है, मान के चलो 30 लाख का, सर्कल रेट 30 लाख का है, ठीक है जी, कोई बात नहीं। बट आप कहते हो सर्कल रेट पे तो नितिन कोई बेचता ही नहीं है, राइट। सर्कल रेट तो बहुत ही कम है, पुराने, सरकार जल्दी जल्दी अपडेट नहीं करती है। बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। अब आप बोलते हो कि नितिन मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू है 80 लाख रुपए, कोई बात नहीं, आप जाके वहाँ पे डाल दो 80 लाख, सेलिंग प्राइस 80 लैक्स। कोई ये नहीं कह रहा कि 80 लाख से ऊपर नहीं बेच सकते आप। अभी आगे बढ़ते हैं कैसे। आपको वहाँ पे जाके सरकार को रिवील करना पड़ेगा, मेरी प्रॉपर्टी मैं 80 लाख में बेचना चाहता हूँ दोस्तों। और जो बायर हैं उनको भी बोला जाएगा भाई आप पोर्टल पे जाओ, पोर्टल पे जाके चेक करो। वो पोर्टल पे जाके खुद चेक कर पाएंगे, ओके इस एरिया में, इस वार्ड में, इस एरिया में, इस ब्लॉक में इतने घर सेल के लिए अवेलेबल हैं। तो ये मिस्टर XYZ का घर या मिस्टर नितिन मलिक 80 लाख में अपना घर उन्होंने सेल के लिए रखा हुआ है वहाँ पे। सर्कल रेट कितना है 30 लाख, ये 80 लाख मांग रहे हैं, ओके ठीक है। अब जब रजिस्ट्री करवाने जाएंगे, अगर कोई भाई आता है मिलने, अब ऑनलाइन ही सब अप्लाई करेंगे, अप्लाई भी ऑनलाइन करना है। अगर मैंने ये सेलिंग के लिए डाल दिया मकान, अब 3 बायर आते हैं, उनको ऑनलाइन आना पड़ेगा, वे ऑनलाइन अपनी बिडिंग करेंगे। तो मिस्टर ए आते हैं, मिस्टर बी आते हैं, मिस्टर सी आते हैं, वो तीनों अपनी अपनी प्राइस, एक बोलते हैं 80 लाख मैं लूँगा, दूसरा बोलता है 85 लाख, तीसरा बोलता है 90 लाख। अब 90 लाख जिसकी बिडिंग ज़्यादा है मैं उसको दे दूंगा, राइट। 90 लाख में हमारा डील हो जाएगा। और सरकार को पता है कि 90 लाख में इन लोगों ने बोला था, 90 लाख में इसने 80 में बोला था, 90 में बिक रहा है, तो 90 लाख में इतना टैक्स बनता है। 90 का 90 जिसने ऑनलाइन बिडिंग की है उसको 90 वाइट में देना पड़ेगा। इसमें क्या हुआ, ब्लैक मनी वाला सिनेरियो खत्म हो गया दोस्तों। अब आप में से कोई बोलेगा, सवाल, इसमें सवाल भी उठते हैं, ऐसा तो है नहीं कि सब आप बोलोगे नितिन सिस्टम को जुगाड़ बिठाना बड़ा आसान होता है। आई अंडरस्टैंड दैट। तो इससे जो क्वेश्चन उठते हैं पहले उनको डिस्कस करते हैं। अब ये क्वेश्चन उठते हैं, आप बोलोगे कि नितिन कोई अपने को अगर ज़्यादा बोल दे, 1 करोड़ बोल दे, भाई बोल दो। अगर आपको लगता है मुझे 1 करोड़ में बेचना है, 1 करोड़ में डाल दो। आपको जो प्राइस सुटेबल लगती है, देखो कोई कम तो नहीं लगाएगा। सर्कल रेट 30 लाख का है, आप 50 तो नहीं बोलोगे। अगर आपको 50 में नहीं बेचना है, आपको जितने में बेचना आप उतना बताओगे वहाँ पे, नंबर 1, राइट। तो कम कोट करने का तो कोई रीज़न मुझे नहीं लगता कि आपके पास होना चाहिए। आप जो सेलर है वो अपने मकान की प्राइस को कोट करेगा, वो कम तो नहीं करेगा, मे बी 4-5 लाख ज़्यादा ही करे वो। उसके ये करने से क्या होगा, जो बायर है जो ऑनलाइन बिडिंग कर रहा है उस मकान, उस प्लॉट के लिए, वो उसको जितना उसने बिड किया उतना उसको वाइट में ही पे करना पड़ेगा दोस्तों। अब आप बोलोगे नितिन अगर वो दोनों बाहर जाके बात कर लेते हैं,